हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी जुडिशरी में पूछा गया क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन, जो कि 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन के फैक्ट्स ये हैं कि एक पर्सन है जो कि 12 मई 2003 को रात करीब 9 से 10 बजे के बीच अपनी दुकान से वापस लौट रहा था और इसकी दुकान बड़ा बाज़ार रामपुर में है। जब ये पुराना तालाब के करीब पहुंचा तो एक्यूज्ड बी और उसके साथ एक और पर्सन जिसका नहीं पता है कौन था, उन्होंने चाकू लिया हुआ था और उन्होंने ए को रोका। उसे कहा कि उसकी वॉच जो 400 रुपये की है, उसकी गोल्डन रिंग जो कि 800 रुपये की है और उसका पर्स जो कि 1500 रुपये का है, उसे डेथ का फियर देते हुए कहा कि उसने हैंड ओवर। ए ने इस डर से ये सारी चीज़ें बी को और उसके साथ जो पर्सन था उन्हें हैंड ओवर कर। ए ने इस इंसिडेंट के बाद उसी रात करीब 11 बजे सी जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रामपुर हैं, उनके पास गया और अपनी रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद 15 मई 2003 को यानी इंसिडेंट के थर्ड डे पर सी जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस इंचार्ज जो हैं, उन्होंने बी को कस्टडी में लिया सस्पिशन के बेसिस पे और उसे इंटेरोगेट किया। उसके बाद जो ये पुलिस ऑफिसर इंचार्ज हैं सी, इन्होंने इस बी को इंटेरोगेट किया और उसके बाद इसके घर में एक बॉक्स में से ये रिस्ट वॉच आर्टिकल Q1 रिकवर किया और इसका घर जो है वो रामपुर में है और एक रिंग आर्टिकल Q2 गोल्ड स्मिथ के पास से रिकवर करी और इन गोल्ड स्मिथ का नाम है डी। उसके बाद ए जो कि इस केस में इन्फॉर्मेंट है, उसने जब आइडेंटिफिकेशन कंडक्ट कराई गई तो उसने अपनी रिस्ट वॉच और अपनी जो रिंग है उसे आइडेंटिफाई किया। बी को प्रोसिक्यूट किया गया सेक्शन 392 ऑफ आईपीसी के ऑफेंस के लिए। ये तो थे क्वेश्चन के फैक्ट्स। उसके बाद आएगी प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दी गई है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस है कि प्रोसिक्यूशन ने अपने फेवर में फर्स्ट विटनेस प्रोड्यूस किया, इस कंप्लेनेंट को ही, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी को सपोर्ट किया, यानी जो एफआईआर की सारी बातें हैं यही बातें आकर इसने कोर्ट में कही। इसने आकर कोर्ट में ये स्टेट किया कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग जो कि तहसील में की गई थी उसमें इसने अपनी रिस्ट वॉच और रिंग को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद इसे सजेशन दी गई कि ये जो रिस्ट वॉच और रिंग थी ये पुलिस ने इसे पहले ही दिखा दी थी, तो इसने इस सजेशन को डिनाई किया। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट विटनेस सी जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उन्हें एग्जामिन करवाया। उन्होंने भी प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बेसिस पर उन्होंने बी के घर से बॉक्स में से एक रिस्ट वॉच आर्टिकल Q1 रिकवर किया है और रिंग आर्टिकल Q2 रिकवर करी है गोल्ड स्मिथ डी के पास से। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने नेक्स्ट विटनेस गोल्ड स्मिथ डी को एग्जामिन करवाया एज PW3। उसने आकर कोर्ट में कहा कि 13 मई 2003 को बी ने एक रिंग आर्टिकल Q2 जो कि 500 रुपये की है वो इस गोल्ड स्मिथ को बेची थी और इसने ये भी कहा कि इसके रिगार्डिंग जो भी एंट्रीज हैं वो इसने अपने रजिस्टर में करी हुई हैं और ये रजिस्टर में की गई जो एंट्रीज हैं ये एग्जिबिट P2। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट विटनेस के एग्जामिन करवाया जो कि नायब तहसीलदार है एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, जिसने आकर कोर्ट में कहा कि 15/5 यानी 15 मई 2003 को तहसील कैंपस में आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट की गई थी इस रिस्ट वॉच और रिंग के रिगार्डिंग, जिसमें कि ए ने अपनी इन दोनों आइटम्स को करेक्टली आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद आई डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस में इस एक्यूज्ड ने डिफेंस लिया कि इसने रॉबरी कमिट नहीं करी और उस साथ ही इसने कहा जो रिस्ट वॉच और रिंग है ये ए को पुलिस स्टेशन में ही दिखा दी गई थी और ये जो आइडेंटिफिकेशन हुई है ये झूठी है। साथ ही इसने कहा कि इसने कोई रिंग गोल्ड स्मिथ डी को नहीं बेची है और साथ ही इसने ये कहा कि पुलिस ने कोई आइडेंटिफिकेशन कंडक्ट नहीं करवाई है कि इस एक्यूज को आइडेंटिफाई करवाया गया हो कंप्लेनेंट या फिर गोल्ड स्मिथ द्वारा, ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कराई है पुलिस ने।
ये थे हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिए गए थे, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस भी, डिफेंस की एविडेंस भी। अब स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। अब क्योंकि हम क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं तो क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में सबसे पहले फ्रेम होता है चार्ज। तो चार्ज फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे और लिखेंगे द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनका नाम आएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो, अदरवाइज ये प्लेस ब्लैंक आएगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, उसके बाद राइट हैंड साइड पर CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन रामपुर मध्य प्रदेश। अब यहाँ प्रोसिक्यूशन की जगह स्टेट क्यों आया? क्योंकि जो हमारा ये क्रिमिनल केस है ये FIR से लॉन्च हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन होंगी इस केस में स्टेट वर्सेस जो भी एक्यूज्ड है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे दूसरे एक्यूज्ड का ना हमें नाम पता है और ना ही हमें उसकी कोई और डिटेल पता है, इसलिए दूसरे एक्यूज्ड का नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ एक एक्यूज्ड का ही नाम लिखा गया है। चार्ज आएगा, सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में चार्ज। यहाँ पर चार्ज में आपको माइंड अप्लाई करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे आई, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनका नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। एक्यूज्ड पर्सन B को इन फॉलोइंग सेक्शन में चार्ज किया जाता है। अब जब चार्ज फ्रेम होगा तो चार्ज फ्रेम करने का मतलब है कि एक्यूज्ड को एक क्लियर नोटिस दिया जा रहा है कि तुमने क्या एक्ट किया था और तुम्हारा वो एक्ट किस वजह से ऑफेंस बना और वो किस एक्ट में पनिशेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें चार्ज में लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट यू एक्यूज्ड पर्सन, तुमने 12 मई 2003 को रात करीब 9 से 10 बजे के बीच में रात में पुराना तालाब के पास कंप्लेनेंट की प्रेजेंस में उसे फियर ऑफ इंजरी दिया, मतलब उसे मारने का डर दिया। कैसे दिया? कि तुमने उसको नाइफ दिखाया कि तुम उसकी डेथ कोज कर दोगे जब वो अपने घर वापस आ रहा था अपनी दुकान को क्लोज करके, जो कि बड़ा बाजार में है, और तुमने उसे इंड्यूस किया कि वो अपनी रिस्ट वॉच, अपनी रिंग, अपना पर्स तुम्हें दे दे और तभी के तभी, देयर एंड देन, ये जो वर्ड है ना ये की वर्ड्स हैं रोबरी की, ये हमें ध्यान रखने हैं। देयर एंड देन उसने ये सारी जो प्रॉपर्टी थी वो तुम्हें दे दी, इसलिए तुमने जो ऑफेंस कमिट किया है वो रोबरी का है, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 392 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में, और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। इसलिए ये कोर्ट तुम्हें डायरेक्ट करती है कि ये कोर्ट तुम्हें ट्राई करेगी इस चार्ज के लिए। उसके बाद आप डेट और प्लेस लिख देंगे और राइट हैंड साइड पर साइन और सील आ जाएगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। चार्ज फ्रेम करने के बाद बारी आती है प्ली ऑफ एक्यूज्ड की। प्ली ऑफ एक्यूज्ड मतलब जब चार्ज एक्यूज्ड को रीड और एक्सप्लेन करके बताया गया तो उसने क्या कहा। तो प्ली ऑफ एक्यूज्ड में आप लिखेंगे कि चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज्ड को बताया गया है, जिसमें उसने कहा कि वो इनोसेंट है और उसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है, उसे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है, वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है और ट्रायल को फेस करना चाहता है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर साइन हो जाएंगे एक्यूज्ड के और राइट हैंड साइड पर साइन हो जाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब चार्ज फ्रेम कर देने के बाद हम स्टार्ट करेंगे जजमेंट। फिर से लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनका नाम आएगा, उनकी डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर सेंटर में लिखा जाएगा प्रिजाइडेड बाय, यहाँ पे भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नाम आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पर CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू SH, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा, वर्सेस एक्यूज की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आप लिखेंगे कि दोनों की तरफ से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन है और डिफेंस की तरफ से कौन है। तो प्रोसिक्यूशन तो स्टेट है यहाँ पे, तो प्रोसिक्यूशन के जो काउंसिल होंगे वो ADPO होंगे, यहाँ पे लिख दिया जाएगा ADPO फॉर प्रोसिक्यूशन, और डिफेंस के साइड से जो भी एडवोकेट होंगे उनका नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में जजमेंट, फिर आप लिखेंगे प्रोनाउंस्ड ऑन। जिस भी डेट को आप एग्जाम में ये जजमेंट राइट कर रहे हैं वो डेट आएगी यहाँ पर। उसके बाद स्टार्ट करेंगे जजमेंट राइटिंग। यहाँ पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक सेम रहेगा हर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में। पैरा 1 में लिखा जाएगा कि किस सेक्शन में चार्ज फ्रेम हुआ था। पैरा नंबर 2 में लिखा जाएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो एक्यूज ने एडमिट करी है। पैरा नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी आएगी। पैरा नंबर 4 में 313 की स्टेटमेंट की बात आएगी कि एक्यूज को 313 में पर्सनली एग्जामिन किया गया।
पैरा नंबर 1 देखते हैं। पैरा नंबर 1 में लिखेंगे कि इस केस में एक्यूज्ड को चार्ज किया गया है सेक्शन 392 ऑफ इंडियन पिनल कोड के लिए, और इसके बाद जहाँ पे भी हम इंडियन पिनल कोड वर्ड लिखेंगे उसकी जगह हम लिखेंगे आईपीसी। क्यों चार्ज किया गया है? क्योंकि उसने ऑफेंस कमिट किया है रॉबरी का बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंजरी, कि उसे थ्रेट किया कि वो उसकी डेथ कोज कर देगा नाइफ से। जब वो अपने घर वापस आ रहा था अपनी दुकान को बड़ा बाज़ार रामपुर में बंद करके, और उसे इंड्यूस किया कि वो अपनी रिस्ट वॉच, गोल्ड रिंग और अपना वॉलेट उसको देयर एंड देन डिलीवर कर दे। पैरा नंबर 2 में आएगा अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, क्योंकि इस केस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक्यूज ने एडमिट करी हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस केस में कोई भी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है। पैरा नंबर 3 में आती है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ब्रीफ में है कि 12 मई 2003 को रात करीब 9 से 10 बजे जब कंप्लेनेंट अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था, तो पुराना तालाब के करीब एक्यूज्ड बी और उसके साथ कोई और पर्सन था जिनके पास नाइफ था। उन्होंने कंप्लेनेंट को रोका और उसे कहा कि वो उसकी रिस्ट वॉच, गोल्ड रिंग और उसका पर्स जो है उन्हें डिलीवर कर दे, नहीं तो वो उसको मार देंगे। और इस डर के कारण ए ने अपनी ये तीनों आइटम बी को और उसके साथ जो पर्सन था उसे डिलीवर कर दी। उसके बाद ए गया पुलिस स्टेशन रात करीब 11 बजे और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को पूरा इंसिडेंट बताया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बी को कस्टडी में लिया गया सस्पिशन के बेसिस पे, और जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी इस आईओ को, उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिस्ट वॉच उसके घर से रिकवर करी, रिंग गोल्डस्मिथ डी से रिकवर करी और आइडेंटिफिकेशन करवाई इन चीज़ों की ए से। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी और चार्जशीट कोर्ट के सामने सबमिट करी सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में। उसके बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 190 क्लोज बी ऑफ सीआरपीसी में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज को बताया तो उसने कहा कि वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है और ट्रायल फेस करना चाहता है। उसके बाद पैरा नंबर 4 में लिखेंगे जब चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज को बताया गया तो उसने कहा वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है और ट्रायल फेस करना चाहता है उससे। उसके बाद जब इसे 313 में पर्सनली एग्जामिन किया गया तो इसने कहा कि इसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है और कहा कि ये जो रिस्ट वॉच और जो रिंग है ये ए को पहले ही दिखा दी गई थी पुलिस स्टेशन में और ना ही उसने ये रिंग डी को बेची है। पुलिस ने कोई आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं करी है। अब ये 313 वाली बात चाहे हमें क्वेश्चन में दी गई है या नहीं दी गई, क्रिमिनल जजमेंट में ये मैंडेटरी है कि आप 313 की स्टेटमेंट की बात लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे पॉइंट फॉर डेटर्मिनेशन। पॉइंट फॉर डेटर्मिनेशन बनेगा जिस सेक्शन में हमने चार्ज फ्रेम किया है उसी सेक्शन में, पर इसे हम क्वेश्चन की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे कि यहाँ हमने इस केस में जो चार्ज फ्रेम किया है वो रोबरी का फ्रेम किया है सेक्शन 392 का। तो यहाँ हम लिखेंगे कि क्या एक्यूज्ड ने उस डेट, टाइम और प्लेस पर कंप्लेनेंट के साथ उसको थ्रेटन करके नाइफ दिखाकर उसको इंस्टेंट डेथ का फियर देकर उसके साथ रॉबरी कमिट करी है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या इस केस में एक्विटल होना चाहिए या फिर कन्विक्शन होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब ये हमें डिसाइड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम सेंटर में लिखेंगे रीजंस फॉर डेटर्मिनेशन। जो भी हमने पॉइंट फॉर डेटर्मिनेशन बनाए हैं अब हम उसे विद रीज़न एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। पैरा नंबर 6 सेम रहेगा हर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में। यहाँ पे हम लिखेंगे एविडेंस के रिपीटेशन को अवॉइड और कोर्ट के रिकॉर्ड को ओवरबर्डन से अवॉइड करने के लिए हम सभी पॉइंट्स को इकट्ठे डिटरमाइन करेंगे और सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग पूरे केस को प्रूव करने का ओनस होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। और क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का कार्डिनल प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कोर्ट एक्यूज्ड को इनोसेंट ही प्रिज्यूम करेगी। अब अगर प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूव करना चाहता है तो उसे कोर्ट के सामने एक्यूज्ड का गिल्ट बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले कंप्लेनेंट ए को एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 एग्जामिन करवाता है, जो कि कोर्ट में आकर कहता है
कि 12 मई 2003 को रात करीब 9 से 10 बजे के बीच में जब वो अपने घर लौट रहा था अपनी शॉप को बंद करके, जो कि बड़ा बाज़ार रामपुर में है, जब वो रास्ते में था पुराना तालाब के करीब। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि रात का टाइम है और वो उस रोड पर है। मतलब यहाँ पे एक्यूज्ड ने ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट किया कि वो यहाँ पे ऑफेंस कमिट कर सकता है। साथ ही ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 में, क्योंकि ये टाइम और प्लेस को एस्टैब्लिश कर रहा है कि किस टाइम और जगह पे ये ऑफेंस हुआ था। प्रोसिक्यूशन विटनेस फिर कहता है कि तभी अचानक बी और उसके साथ एक पर्सन और आए और उन्होंने चाकू के साथ मुझे डराया धमकाया, और जिनके पास चाकू था जिन्होंने मुझे रोका और कहा कि मैं अपनी रिस्ट वॉच, गोल्ड रिंग और पर्स उन्हें दे दूं नाइफ पॉइंट पे। मतलब उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी देते हुए मुझसे ये चीज़ें देने को कहा। उसने साथ ही कहा इस डर से मैंने ये तीनों चीज़ें बी को और उसके साथ जो पर्सन था उन्हें हैंड ओवर कर दी। उसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 कहता है कि वो इस इंसिडेंट के बाद उसी रात 11 बजे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रामपुर के पास गया, जो कि सी हैं, और उनको अपनी ये जो रिपोर्ट है वो रिकॉर्ड करवाई, जो कि एग्जिबिट P1 है। उसके बाद ये सारी स्टेटमेंट जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी कंप्लेनेंट ने कही हैं, ये सारी बातें कोरोबोरेट होती हैं, ये सारी बात कोरोबोरेट होती हैं सी के टेस्टीमनी से, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 यानी ये जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज हैं इनकी टेस्टीमनी से। साथ ही FIR लॉन्च कराना रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है और रीजनेबली और लॉजिकली कनेक्टेड है पहले वाले से। साथ ही ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उस विक्टिम का जो कि इन्फ्लुएंस हुआ है फैक्ट इन इशू से। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की ये टेस्टीमनी कोरोबोरेट होती है FIR से, जो कि सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में की जाती है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने ये भी कहा कि उसने आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग करी है तहसील में और उसने अपनी रिस्ट वॉच और रिंग को आइडेंटिफाई किया है। उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछा जाता है कि ये रिस्ट वॉच और रिंग उसे पहले ही दिखा दी गई थी, तो वो इस बात को डिनाई करता है और जितनी उसकी टेस्टिमनी है ये अनकॉन्ट्रोवर्टेड रहती है, यानी जो डिफेंस है वो उसको, यानी कि जो एक्यूज्ड है वो उसे रिबट नहीं कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 एग्जामिन करवाया, जो कि सी हैं पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, जिन्होंने प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन जो उन्हें मिली है एक्यूज्ड बी से, उसके बेसिस पे एक रिस्ट वॉच आर्टिकल Q1 उसके घर से एक बॉक्स में से रिकवर हुआ है, रिंग आर्टिकल Q2 गोल्डस्मिथ डी से रिकवर हुई है। और ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी सेक्शन 27 में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक्यूज्ड ने दी है जब वो कस्टडी में था, जो कि माना जाएगा कि उसने ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करवाया है। सेक्शन 27 बेस्ड है थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से आती है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 जो है इसे क्रॉस एग्जामिन किया गया पर ये रिबट नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट विटनेस गोल्डस्मिथ डी को एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 एग्जामिन करवाया, जिसने आकर कहा कि 13 मई 2003 को एक्यूज्ड बी ने उसे ये रिंग बेची थी और कहा था कि ये उसका ऑनर है और 500 रुपये में बेची थी, जिसके रिगार्डिंग उसने एंट्री भी करी थी अपने रजिस्टर में, जो कि एग्जिबिट P2 है। और ये जो एंट्रीज़ हैं ये रेलेवेंट होती हैं सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये रेगुलरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई एंट्रीज़ हैं और प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 भी रिबट नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेस एग्जामिन करवाया के, जो कि न्याब तहसीलदार हैं एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट करी थी। इन्होंने आकर कोर्ट में कहा कि 15 मई 2003 को उन्होंने आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग तहसील कैंपस में कंडक्ट करी थी उस रिस्ट वॉच और रिंग के लिए, जिसको कि ए ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया था कि ये उसी की हैं। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस सीज्ड आर्टिकल की। और प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 भी रिबट नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने जब अपनी एविडेंस क्लोज करी उसके बाद एक्यूज को पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 ऑफ CRPC में, जिसमें उसने कहा कि उसने रॉबरी कमिट नहीं करी है और जो ये रिस्ट वॉच है और रिंग है ये पुलिस ने पहले ही उसे दिखा दी थी आइडेंटिफिकेशन कराने से पहले, और उसने कोई रिंग डी को यानी गोल्डस्मिथ को नहीं बेची है और ना ही पुलिस ने
कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई है। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गए और एक्यूज ने अपने डिफेंस में जो कहना था वो कह दिया। अब दोनों की एविडेंस हो जाने के बाद बात आती है कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने की। यहाँ अब जो पैरा स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे हमारे जो मार्क्स हैं वो डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है और जिस विटनेस ने आकर जो स्टेटमेंट कही है उनको देखने के बाद अब कोर्ट को क्या लगता है, यानी अब आपको क्या लगता है कि इस केस में एक्विटल होनी चाहिए या फिर कन्विक्शन होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, विद रीज़न आप इस पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ इस पैरा में हम लिखेंगे कि जो भी फैक्ट्स कोर्ट के सामने आए हैं उनको एनालाइज करने के बाद कोर्ट ये कंक्लूड करती है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी कि कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 यानी कि वो गोल्डस्मिथ ने आइडेंटिफाई किया है एक्यूज्ड को कोर्ट में, और इस बात से ये प्रूव होता है कि एक्यूज्ड ही वो पर्सन था जिसने उस दिन कंप्लेनेंट को रोका था रास्ते में और उसके साथ रोबरी कमिट करी थी, और एक्यूज्ड ही वो पर्सन था जिसने ये सामान को रोब करके और गोल्डस्मिथ को बेचा था। साथ ही एक्यूज्ड ने ये डिफेंस लिया है कि पुलिस ने कोई आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं करी है जिसमें कि ए ने या फिर डी ने यानी कंप्लेनेंट ने या फिर गोल्डस्मिथ ने उसे आइडेंटिफाई किया हो, पर उसका जो ये डिफेंस है वो टीनेबल नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003 सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बात हेल्ड करी कि टीआईपी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और टीआईपी कंडक्ट करवाना पुलिस का काम है, एक्यूज्ड का राइट नहीं है। और टीआईपी रिपोर्ट जो है ये कोरोबोरेशन का काम करता है और ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। और साथ ही एक्यूज्ड फेल हुआ है कंप्लेनेंट और गोल्डस्मिथ की टेस्टिमनी को रिबट करने में, इसलिए जो उसकी आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश होती है। उसके साथ ही एक्यूज्ड का जो कंडक्ट है कि उसने रोब करके ये जो गोल्ड रिंग है गोल्डस्मिथ डी को बेची है अपने आप को ओनर बताते हुए, ये बात भी प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 यानी उस गोल्डस्मिथ की टेस्टिमनी से प्रूव हुई है और इसे रिबट नहीं किया गया है और ये रेलेवेंट होगी। साथ ही सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्यूज्ड का सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उस फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस होते हुए, और साथ ही ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन उस एक्यूज्ड की शो करता है। साथ ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसकी मैनिफेस्ट होती है जब उसके घर से वो वॉच मिलती है, और साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की टेस्टिमनी से ये प्रूव होता है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 थे वो पुलिस ऑफिसर, और सीजर रिपोर्ट जो आई है उस आर्टिकल की, उस बात से ये प्रूव होता है कि आर्टिकल Q1 जो है यानी कि ये जो सामान था ये उसके घर से रिकवर हुआ है। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 की टेस्टिमनी से ये बात भी प्रूव होती है कि वॉच और रिंग जो है एक्यूज्ड से रिकवर हुई हैं और जो कि कंप्लेनेंट से बिलोंग करती है। साथ ही एक्यूज्ड ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है कि आइडेंटिफिकेशन जो आर्टिकल का है वो सिर्फ एक दिखावा है, वो हुआ नहीं है क्योंकि उसे पहले से ही दिखा दी गई थी ये चीज़ें, पर ये कंप्लेनेंट के अनरिबट डिनायल से ओवर रूल हो जाता है, यानी एक्यूज्ड इस बात को प्रूव नहीं कर पाया है। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी उस कंप्लेनेंट की अनरिबट टेस्टिमनी से ये बात प्रूव होती है कि एक्यूज्ड ने डेथ का थ्रेटन दिया था और उसको इंड्यूस करते हुए उससे रिंग, रिस्ट वॉच और पर्स तभी के तभी उसको डेथ का फियर देते हुए उससे ले लिए थे। इसलिए जो एक्टस रियस है सेक्शन 392 का कि इंड्यूस करना और प्रॉपर्टी की देयर एंड देन डिलीवरी लेना, ये प्रूव होता है। साथ ही जो मेंस रिया है जो कि है डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में, वो भी प्रूव होती है। ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन इस बात से भी प्रूव होती है कि इसने ये स्टोलन आर्टिकल जो है गोल्डस्मिथ को ये कहते हुए बेचे कि ये इसका ओनर है, और साथ ही क्योंकि एक्यूज्ड इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि ये स्टोलन आर्टिकल उसके पास किस तरह से आए हैं, तो इससे जो एक्यूज्ड का इंटेंट है कि वो किसी दूसरे को रॉन्गफुल लॉस और अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना चाहता था, ये प्रूव होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो भी फैक्ट्स कोर्ट के सामने प्रूव हुए हैं ये पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर बेस्ड है, यहाँ पे कोई स्टार विटनेस नहीं है, और ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं ये प्रोसिक्यूशन ने ड्यूली प्रूव किए हैं, जैसे कि एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया है, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन और स्टोलन आर्टिकल को भी प्रूव किया है कि वो
कंप्लेनेंट से ही बिलोंग करती हैं और उसके घर से, एक्यूज के घर से जो स्टोलन आर्टिकल हैं वो रिकवर हुए हैं। इसलिए जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के केस में रिक्वायर्ड प्रूफ थे वो कंप्लीट हुए हैं। साथ ही शरद बिद्री चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के केस में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसे प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया है। इसलिए ये कोर्ट हेल्ड करती है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव किया है और एक्यूज जो है वो कन्विक्ट होता है सेक्शन 392 ऑफ आईपीसी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड की जाती है ताकि एक्यूज को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुन लिया जा सके एज पर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। अब जब भी एक्यूज को कन्विक्ट किया जाएगा तो साथ साथ उसको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, उसके लिए री हियरिंग होगी जिसमें कि एक्यूज और प्रोसिक्यूशन दोनों को सुनकर ही सज़ा दी जाएगी। तो री हियरिंग का टाइम फिक्स किया जाएगा जो कि नेक्स्ट डे भी हो सकता है या उसी दिन आफ्टर लंच भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर री हियरिंग सेंटर में। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की साइड को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुना गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वहीं एक्यूज ने कहा कि लीनियंसी बरतनी चाहिए। ऑफेंस के ग्रेव नेचर को देखते हुए कोर्ट को ठीक नहीं लगता कि कोर्ट को प्रोबेशन का बेनिफिट एक्यूज को देना है या फिर सेक्शन 346 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट देना है। और जो भी ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है ये सोसाइटी का जो कंसाइंस है उसको शेक करता है, साथ ही एक फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट फॉलोइंग सेंटेंस पास करती है। फिर आप एक टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, एक्यूज का नाम लिखेंगे, किस सेक्शन में कन्विक्ट किया है, कितनी इम्प्रिजमेंट देंगे, क्या फ़ाइन देंगे और अगर फ़ाइन पे नहीं किया तो कितनी सज़ा देंगे, ये लिखा जाएगा। एक ही एक्यूज है, 392 में कन्विक्ट किया है, सज़ा आप जितनी मर्जी चाहें दे सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आप जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं, और जो एक्ट में सज़ा दी गई है उससे भी ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे 2 साल दे देते हैं। फ़ाइन भी जितना एक्ट में दिया गया उससे ज़्यादा, और जो आपकी लिमिट है यानी कि 10,000 उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, तो वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि जो फ़ाइन के लिए हमने सेंटेंस बोली है वो एक्यूज तब अंडरगो करेगा जब वो सब्सटेंटिव पीरियड को अंडरगो कर लेगा, यानी 2 साल को जब वो अंडरगो कर लेगा उसके बाद अगर वो फ़ाइन पे नहीं किया है उसने तो फिर वो 15 दिन और अंदर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे सेक्शन 428 की जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कर ली गई है कि जितना टाइम एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान जेल में गुजारा है, इम्प्रिजमेंट में गुजारा है, उतना सेट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे जो बेल मोड हैं एक्यूज के वो डिस्चार्ज होते हैं और उसे कस्टडी में लिया जाता है ताकि वो सेंटेंस को सर्व कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि एक्यूज्ड से सेक्शन 437A के बेल बॉन्ड विद श्योरिटीज़ भरवाए जाते हैं ताकि वो एपिलेट कोर्ट के सामने उसकी जो प्रेजेंस है उसको इंश्योर किया जा सके, और इनकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होगी। उसके बाद आप लिखेंगे जो भी आर्टिकल सीज किए गए हैं कंप्लेनेंट से वो सेक्शन 452 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसके पर्सनल बॉन्ड भरवा कर उसको दिए जाते हैं, और जो भी एपिलेट कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ये आगे चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 363 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जजमेंट की जो कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एक्यूज्ड को। उसके बाद अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देंगे कि जजमेंट डेटेड, साइन और प्रोनाउंस किया गया ओपन कोर्ट में। उसके बाद आप साइन कर देंगे जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे दोबारा साइन करेंगे जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। ये था हमारा जजमेंट राइटिंग। आई होप जजमेंट राइटिंग आपको क्लियर हो गया हो।